कैंडिडेट आपसे वीडियो फुटेज मांग रहा है कि उस दिन मतदान करने जो लोग आए थे क्या वो स्वीटी थी भी नहीं थी, क्या वो पराग था भी कि नहीं था, कि जिसका वोटर लिस्ट में फोटो लग रहा है, नाम है, क्या सही मायने में वही व्यक्ति वोट करने आया या उसकी जगह कौन दूसरा करके गया है। 25 लाख वोटों की बात राहुल जी कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। हम 22,000 वोट से चुनाव आ रहे हैं। 8 विधानसभा में 22,944 वोट के मार्जिन से हम आ रहे हैं। वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया है, भारत है, और डेमोक्रेसी का रास्ता अगर भारतीय जनता पार्टी खत्म करेगी तो वो खुद भुगतेगी। उसके 10 बूथ में 5% बूथों में एक ही महिला का फोटो लगा के 22 वोट बना दिया। आज बिहार में पहले चरण का मतदान हो रहा है, मतलब आज 6 नवंबर है, 2025 का 6 नवंबर, और ऐसे में पूरा देश बिहार के साथ साथ और अन्य राज्यों के जो लोग बिहार चुनाव में पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए थे, ठीक एक दिन पहले 5 तारीख को लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बिहार चुनाव से ध्यान हटाकर पूरी तरह से उनके द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ध्यान केंद्रित कर दिया। अब ऐसे में इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नितिन जी हमारे साथ मौजूद है। और नितिन सिंगला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान तहलका पर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीते दिन। आज बिहार में पहले चरण का मतदान है, क्या लगता है? कई सारे लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया में, क्योंकि चीजें आजकल सोशल मीडिया में ज्यादा चलती हैं, कि आज जो मतदान है उसमें क्या फायदा मिलेगा, या फिर आगे जो आने वाला उसमें क्या फायदा मिलेगा जो बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? देखिए, सबसे पहले तो देश में माननीय राहुल गांधी जी पहले ऐसे नेता रहे जिन्होंने इस विनाशकारी सरकार के विरोध में इतने बड़े मुद्दे पर लगातार एक बिल्कुल डिटरमाइंड तरीके से और लगातार बिना रुके इस मुद्दे पर अपनी बात रखने की उन्होंने कोशिश की है। आप देखिए, पिछले बीते 1 साल से वो लगातार वोट चोरी को लेके बहुत अहम तरीके से मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, उनकी टीम लगी हुई है, और बिहार चुनाव की जो यात्रा की शुरुआत हुई वो वोट अधिकार यात्रा से शुरू हुई। उन्होंने बिहार की जनता को बताने का ये काम किया कि कैसे बाकी प्रदेशों के अंदर हुए चुनाव को इन्होंने वोट चोरी के माध्यम से चुराने का काम किया। बिल्कुल, इसलिए मैंने जो बीते दिन 5 तारीख को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सिर्फ इसी वजह से मैंने बिहार में हो रहे आज मतदान से जोड़ा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने वोट अधिकार यात्रा भी निकाली थी। जी बिल्कुल, राहुल जी ने कल जो एच फाइल्स का जो घोषणा की है और जिस तरीके से उन्होंने खुलासा किया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने बीते दिनों के अंदर महाराष्ट्र का, हरियाणा का, अन्य राज्यों का चुनाव चुराने की जो कोशिश की है वो किस तरीके से की, तो कल जो 5 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हाइड्रोजन बॉम्ब यानी कि एच फाइल्स का जो उन्होंने उल्लेखन किया, उसके अंदर उन्होंने बताया कि किस तरीके से हरियाणा के अंदर वोट चोरी की गई और कितने साफ तरीके से, मतलब कि एक तो होता है चोरी में भी में अकल लगाने का काम होता है, और चोरी इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने की हुई है कि उसके अंदर खुलेआम गुंडागर्दी दिखाई दे रही है। खुलेआम दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जाली वोट बनाई हुई है, किस तरीके से विदेश के लोगों की वोट बनाई हुई है, किस तरीके से आज जो वोट वैलिड नहीं है गलत एड्रेसेस पे वोट बनाई हुई है। आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया है उसके अहम मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा है किसी पर्टिकुलर एक विधानसभा को लेकर डुप्लीकेट एपिक का। डुप्लीकेट एपिक का मतलब ये है कि हर वोटर के पास एक एपिक नंबर होता है और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, और उस एपिक नंबर को यूज करके ही आप वोट कर सकते हो। हर विधानसभा के अंदर, हरियाणा की हर विधानसभा के अंदर, जैसा राहुल जी ने बताया 25 लाख वोटों की बात जो उन्होंने करी है, वो हर विधानसभा के अंदर डुप्लीकेट एपिक्स की भारी मात्रा पाई गई है। दूसरे नंबर पे है डुप्लीकेट वोटर्स। नितिन सिंगला का वोट यहाँ पे भी है, नितिन सिंगला का वोट होडल में भी है, पलवल में भी है, हर जगह उनका वोट बना हुआ है। ये डुप्लीकेट वोटर्स की तादाद है। 25 लाख का मैं आपको बाइफरकेशन बता रहा हूँ कि कैसे 25 लाख वोट है। ये दूसरा कॉलम था। एक बंदे की डुप्लीकेट वोट्स हैं अलग अलग विधानसभाओं में, अलग अलग बूथ पे भी। तीसरे नंबर पे है दी हाउस होल्ड अबव देन 20 वोटर्स। एक ग्रह के अंदर, एक घर के अंदर 20 से ज्यादा वोट किस घर में है, ऐसे
उस 25 लाख की कैटेगरी के अंदर वोट्स हैं, जिस एक घर के अंदर कई घर ऐसे भी जिनमें 100 वोट दिखाई हुई है, किसी में 200 है, किसी में 501 भी है, जैसे अभी होटल की बात की गई है, उसके अंदर एक ही घर में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, उसी में मनिहार भी हैं, उसी में वैश्य भी हैं, उसी में ब्राह्मण भी हैं, उसी में पंजाबी भी हैं, उसी में गुर्जर भी हैं। एक ही रेजिडेंस के ऊपर एक ही घर के अंदर जाली वोट बनाई हुई है, 100 200 500 तक। चौथा कॉलम है 100 प्लस एज का। 100 प्लस एज की कैटेगरी के अंदर आज हरियाणा के अंदर लाखों वोट बोकस बनाई हुई है, जिसके अंदर जो अभी पीछे जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे के अंदर वो लोग जीवित ही नहीं है, यानी कि मृत लोगों का वोट भी वैलिड किया हुआ है, और वो समय पे देखने में मिला है कि वो वोट पोल भी किए गए हैं, कास्ट भी किए गए हैं। नंबर 5वें नंबर पे 18 साल से कम उम्र के। कैसे ऐसा हो सकता है कि 18 साल से कम वर्ष के लोगों का वोट बना हुआ हो सकता है? वोटर आईडी नहीं बनता। 8वां है फेक एंड इनवैलिड एड्रेस, सबसे बड़ा कॉलम। बड़ी हास्यास्पद बात है, बहुत ही हंसी की बात है कि 0 एड्रेस, हाउस नंबर 0, हाउस नंबर 0 के नाम से लाखों वोट हरियाणा में बनी हुई है, महाराष्ट्र में बनी हुई है। जब इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश्वर जी से पूछा जाता है तो वो इतना वाहियात जवाब देते हैं, कहते हैं जो लोग रात को, जो बेसहारा हैं, जिनके पास घर नहीं है, वो रात को पटरी पे सोते हैं, फुटपाथों पे सोते हैं, हमने उनका वोट बनाया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर क्लियर लिखा है, यहां तक कि इलेक्शन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर लिखा है कि जो व्यक्ति, चाहे वो किराए के घर में रह रहा है, चाहे वो अपने घर में रह रहा है, अगर उसके पास अपना घर है या वो किराए के घर पे भी किराए का एग्रीमेंट लेके रह रहा है, तो उसका मतदान करने का अधिकार उसे मिलेगा। रोड पे पटरी पे रहने वाले का कोई अधिकार नहीं होगा, जिसपे मतदान करने का अधिकार नहीं उनको, नहीं है, जिसके पास अपनी छत नहीं है, जिसको सरकार ये नहीं बता सकती कि ये रहता कहाँ है, जिसका सर्वे नहीं हो सकता, जो पटरी और रोडों पे रहता है, उसकी वोट की पर्ची कैसे पहुंचेगी उस तक, और इलेक्शन कमीशन उससे कैसे संपर्क करेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 0 एड्रेस पे हजारों वोट, लाखों वोट नकली बनी हुई हैं 0 नाम के एड्रेस से। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखिए, हाइफन, अब मैं बात कर रहा हूं फरीदाबाद विधानसभा 89 की। हाइफन 65 वोट, हाइफन करके कोई एड्रेस हो सकता है? हाउस नंबर हाइफन नहीं हो सकता। डॉट 84 0 1105 वोट, 1105 वोट ऐसे एड्रेस में है जो एड्रेस ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। हाउस नंबर 0 कैसे ढूंढेंगे आप? शुरुआत तो 1 नंबर से ही होती है। उसके बाद में कॉमा 84 वोट, हाउस नंबर 00000 107 वोट, ऐसे 1378 वोट हैं जो फरीदाबाद विधानसभा में अकेली में नकली बनी हुई है। सोचिए आप। उसके बाद में हम बात करते हैं फरीदाबाद विधानसभा 89 की। 1790 वोट डुप्लीकेट वोटर हैं, कि आपका भी वोट यहां बना हुआ है, आपका वोट सिही गांव में भी बना हुआ है, आपका वोट बुढ़ैना में भी बना हुआ है, आपका ओल्ड फरीदाबाद में बना हुआ है। 249 बूथ है, आपका अकेले ऐसे वोटर का 5 या 10 बूथों पे वोट बना हुआ है। वो सुबह से शाम तक जाके वो बोकस वोट पोल कराएगा। जब उसके पास वोट की पर्ची है और उस मतदान लिस्ट में उसका नाम है, तो वोट पर्ची होगी। ऐसी 1790 वोट है। सोच के देखिए आप। आपने फरीदाबाद में जो आप ये आंकड़े दिखा रहे हैं, इसको लेकर के आप कोर्ट भी गए थे, और आपके साथ साथ करीब 16-17 और उम्मीदवार थे जो उस दौरान गए हुए थे। देखिए, हमारे आदरणीय प्रभारी श्री बीके हरिप्रसाद जी द्वारा, राहुल गांधी जी द्वारा एक साफ संदेश था। प्रदेश में जो 90 लोग चुनाव लड़े थे, 37 सीटें हमारी जीते थे, बाकी के 52 से 53 लोगों को ये मैसेज आया था कि सभी लोगों को अपने अपने केस के अंदर एक सर्वे करना है कि वो चुनाव हारे क्यों, उसकी सच्चाई क्या है, और उसके बिहाफ पे कोर्ट के अंदर मूव करना है, कोर्ट में जाके याचिका लगानी है। तो सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के सभी लोगों ने, जिन्होंने चुनाव लड़ा था और जो हारे या उन्हें हराया गया जबरदस्ती, वो लोग डीसी फरीदाबाद के पास गए, डीसी अपने अपने क्षेत्र के डीसीओ के पास गए जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, उनके पास जाके उन्होंने वहां पे याचिका लगाई। बकायदा इलेक्शन कमीशन के मॉड्यूल के हिसाब से ईवीएम मशीन सेलेक्ट करके उनकी पेमेंट भी करी गई, जिनकी वीवीपैट की पर्चियों की रिकाउंटिंग कराई जाए। ठीक है, लेकिन वो प्रोसीजर आज तक नहीं कराया गया। खुद फरीदाबाद विधानसभा में हम लोगों ने 6 मशीनों की फीस डिपॉजिट करा चुके हैं, लेकिन आज तक उसके ऊपर किसी प्रकार का भी कोई हमारी वीवीपैट की पर्चियों की रिकाउंटिंग नहीं कराई गई, जिससे कि वोट मैच हो सके उस रिजल्ट से, उस मशीन के बूथ से।
उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट मूव करते हैं। हाई कोर्ट के अंदर हमारे मोहन जैन एडवोकेट हैं, दीप करन दलाल जी हैं, और अनेकों एडवोकेट्स के नेतृत्व में जो है करीब 17-18 लोगों ने जो है और हाई कोर्ट के अंदर केस दायर करे, जिसमें 4 केसों में अभी नोटिस हो चुके हैं। और अलग अलग केस के 17 लोगों ने केस दायर किए थे, उनमें से चार जो याचिकाएं थी उस पर संज्ञान नोटिस किया, नोटिस हो गया है। बाकी केसेस में भी होगा। हाई कोर्ट के पास केस पेंडिंग है और इंटरिम केस इसको नहीं माना जाता, इसलिए समय लगता है। हमें भी आज 1 साल लग गया। तो उसके अंदर हर केस की अलग अलग गाइडलाइंस हैं। हर केस को जो लोग फाइट कर रहे हैं उनके अलग अलग बात है रखने की। जैसे अगर हम फरीदाबाद क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे जो केस डाला गया है वो प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(3) का उल्लंघन करते हुए चुनाव लड़ा गया, उसके बारे में है। यानी कि चुनाव जो लड़ा गया वो धार्मिक आधार पे और धार्मिक स्थलों पे मतदानों को धार्मिक भावनाओं में प्रभावित करते हुए वोट मांगे गए, उसके सबूत हैं। दूसरा है कि 2 मुद्दों पे केस डाले गए हैं। दूसरा मुद्दा है कि किस तरीके से जो एक ईवीएम मशीन, ये बड़ा सवाल है, किस तरीके से जो ईवीएम मशीन सुबह 7 बजे पोलिंग पे स्टार्ट होती है, मॉक पोलिंग के बाद में शाम को 7 बजे तक वो पोलिंग पे रहती है, वही सेम मशीन एज इट इज जाके सेम डे लॉक हो जाती है स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर, और वो जब 10 दिन बाद 5 दिन बाद जब रिकाउंटिंग होती है तो उसे ओपन करा जाता है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो पूरे दिन जिस मशीन का बटन पब्लिक ने दबाया है वो 99% बैटरी चार्ज पाई जाती है। तो हरियाणा के अंदर लगभग 40 विधानसभाएं ऐसी हैं जिनके अंदर 80% मशीनें, 40 विधानसभाएं में से 80% मशीनें ऐसी हैं जो 99% काउंटिंग वाले दिन चार्ज पाई गई हैं, बैटरी चार्ज पाई गई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मशीनें, या तो ये वो मशीन नहीं है जो काउंटिंग वाले दिन यूज करी गई थी, या इनके साथ बाद में छेड़छाड़ की गई है। 2 में से एक बात हो सकती है। अगर बैटरी हमारे फोन की भी, हम फोन यूज करते हैं, सुबह से रात तक फोन यूज करते हैं, फोन यूज करने के बाद में 12 घंटे यूज करने के बाद में क्या इसकी बैटरी 99% चार्ज रहती है? नहीं रहती। तो इसी प्रकार या तो मशीनें बदली गई हैं या मशीनों के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है। लेकिन मतदान के बाद जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया जाता है, जहां पर मशीनों को रखा जाता है, वहां पर सभी दल जो चुनाव लड़ते हैं उनके कार्यकर्ता, वो लोग स्वयं पंडाल लगा करके पूरी व्यवस्था बना के रात दिन पहरा देते हैं। तो फिर वहां से कैसे? देखिए, ये तो प्रशासन को कोर्ट में जवाब देना होगा। अभी केस जितने भी हरियाणा, मैं तो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता होने के नाते एक पर्टिकुलर विधानसभा की नहीं, पूरे प्रदेश की स्थिति आपको बता रहा हूँ। चाहे वो पलवल की हो, चाहे वो फरीदाबाद की हो, चाहे वो होडल की हो, चाहे वो बड़कल की हो, चाहे वो एनआईटी की हो, सभी ने केसेस दायर कर रखे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर हर उम्मीदवार ने केस दायर किया हुआ है और सबके केसेस एडमिट हो रहे हैं धीरे धीरे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का साफ ये कहना है कि जिन्होंने भी चुनाव लड़ा है वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और सबूतों के साथ वहां पे पेश करें। अब इसका जवाब देने का काम ये कोर्ट के अंदर अभी मामला पेंडिंग है, तो कोर्ट के अंदर इस मामले पे ज्यादा ना बोलते हुए हम यही कहेंगे कि इस मामले पर दूसरा पक्ष और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब देगी। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपने कहा। राहुल गांधी जी ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठजोड़ का आरोप लगाया। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से आप देखिए कितने, जबकि चुनाव आयोग तो एक स्वतंत्र संस्था है, जैसे सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र संस्था है, उसी तरह से स्वतंत्र संस्था है। देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्वतंत्र संस्था होती तो राहुल गांधी जी द्वारा जितनी भी अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हैं उसके इमोरल रिप्लाईज, मतलब असंवैधानिक जवाब ज्ञानेश्वर जी ने देने का काम किया। मैं इस बात को पूछना चाहता हूं कि अगर देश का कोई नेता, वो भी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके ऊपर स्पष्टीकरण देता? ये कैसी बात है? क्या कहते हैं वो, जब राहुल जी ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुद्दा उठाया था कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए और हम लोगों को फुटेज दी जाए, सीसीटीवी फुटेज पोलिंग वाले दिन की, तो ज्ञानेश्वर जी कितनी मजाकिया बात करते हैं बार बार। मुझे तो लगता भी नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन की सीट पे बैठने लायक व्यक्ति भी है। कहते हैं, बताओ आपकी महिलाओं का फुटेज दे सकते हैं हम किसी को? वो एक ट्रायल रूम नहीं है, वो वोटर रूम है, वो मतदान केंद्र है।
आप इसको किस चीज से जोड़ रहे हो ज्ञानेश्वर जी? अगर कैंडिडेट आपसे वीडियो फुटेज मांग रहा है कि उस दिन मतदान करने जो लोग आए थे, क्या वो स्वीटी थी भी नहीं थी, क्या वो पराग था भी कि नहीं था, क्या वो बंटी था भी कि नहीं था, तो वो तो उसी में दिखेगा ना कि जिसका वोटर लिस्ट में फोटो लग रहा है, नाम है, क्या सही मायने में वही व्यक्ति वोट करने आया या उसकी जगह कौन दूसरा करके गया है? आपने बात कही कि आपने सीसीटीवी मंगवाए और वहां से नहीं दिए गए। एक ऐसा ही आरोप भाजपा भी लगाती है। जब अभी बीच में आया था कि जो एसआईआर के दौरान जो लोग मतदान करने जाएंगे तो जो बुर्का पहन के जाएंगे तो उनका फेस देखा जाएगा, पहचान की जाएगी। इस पर भाजपा आपके ऊपर आरोप लगाती है कि मतलब वहां पर विरोध हुआ कि हम ये नहीं करने देंगे, बुर्का उठा करके आप नहीं देख सकते। इस पर भी विरोध हुआ था, उससे वहां पर भी कैमरे लगाने की बात की गई थी, उसका भी विरोध हुआ था। नहीं, देखिए, आधिकारिक रूप से ऐसी कोई विरोध हमारी पार्टी की तरफ से नहीं है और ऐसा कोई भी हमारी तरफ से नहीं है। अगर जो कानून के दायरे में जो चीज़ होनी चाहिए वो सबके लिए समान रूप से होनी चाहिए और उसके अंदर हमारा कोई विरोध नहीं है और ना हमने किया। और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ बरगलाने की आदत पड़ चुकी है। उनको पूरे देश में सीसीटीवी फुटेज इशू करने में क्या जा रहा है? हम लोग उसमें ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप उसका दीजिए या उसका मत दीजिए, पूरे दिन का वीडियो फुटेज चाहिए। उसमें वेरीफाई हो जाएगा कितने लोगों ने वोट किया, वोटर एक्चुअल में वो थे कि नहीं थे, और सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। कल बीते दिन 5 नवंबर को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अब उसको लेकर के जो माहौल बना है इस यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी उस पर एक बड़ा आरोप ये लगा रही है और उसको नेपाल से जोड़ते हुए, नेपाल में जो अभी तख्ता पलट हुआ, जेएनजी का प्रोटेस्ट हुआ, उसको जोड़ते हुए, क्योंकि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी जी ने ये कहा कि देश का जो जेएनजी है उसको ये समझना चाहिए। उन्होंने इस तरीके से कहा। भाजपा आरोप ये लगा रही है कि यहाँ पर जो भारत में जेएनजी हैं उनको उकसाने का काम कर रहे हैं, यहाँ की सरकार के खिलाफ उनको खड़ा करने का काम चाहते हैं राहुल गांधी, इसलिए ऐसा उकसाने की बात कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो राहुल गांधी पूरे देश में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हिंसा के विरोध में हैं और अहिंसा का वो पहले दिन से झंडा लेके साथ चले हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, वो भी आपने देखा हो तो लोगों के बीच में प्रेम भाव करने के लिए, लोगों के बीच में नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान वो खोलने के लिए चले थे, नफरत के बाजार में। और उन्होंने ही प्रेम भाव 36 बिरादरी, हर धर्म को साथ लेके चलना सिखाया इस भारतीय जनता पार्टी को। राहुल जी आज तक कभी भी अपने पूरे जीवन परिचय के अंदर ना तो कभी उन्होंने अपना आवेश खोया है, स्वयं रूप से, पर्सनल रूप से, ना वो कभी किसी से नाराज हुए हैं, और अहिंसा तो उन्होंने पहले दिन से पार्टी का डिसिप्लिन बना के रखा है। तो ऐसा व्यक्ति जो सारे दिन बीजेपी को हंस हंस के उसकी गलतियां बताता हो, वो कभी भी हिंसा के ऊपर नहीं चढ़ेगा। जहां तक बात रही जेएनजी की, जेएनजी ने जो नेपाल में किया, हम उसके, मैं भी स्वयं रूप से उसके पक्ष में नहीं हूँ कि आप किसी भी चीज का हल लड़ाई झगड़े, मारपीट या आगजनी करने से या सरकारी संपत्ति को दुरुपयोग करने से या सरकारी संपत्ति को विनाश करने से, नुकसान करने से कभी भी नहीं होगा। देश में, वर्ल्ड में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया है, भारत है, और डेमोक्रेसी का रास्ता अगर भारतीय जनता पार्टी खत्म करेगी तो वो खुद भुगतेगी। लेकिन राहुल जी ने कभी ऐसा कोई संदेश नहीं दिया, मैं इसका खंडन करता हूं। उन्होंने देश के आम जन को, युवाओं को ये मैसेज देने की कोशिश करी कि आप मतदान करते हो किसी को, मतदान जाता है किसी को। आप मतदान नहीं भी करते हो तो आपका मतदान ही फर्जी वोट के रूप में गिर जाता है। तो ये वो लोगों के देश में ये मैसेज देना चाहते हैं कि नई जनरेशन को ये समझना होगा कि उनके मतदान का दुरुपयोग हो रहा है, ना कि उपयोग। बस इतनी सी बात है उनकी। बिल्कुल। एक आरोप और लगा, कई सारे लोगों ने बाद में प्रक्रिया देना शुरू करी। पहला आरोप तो ये लगा कि जैसे ही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद कांग्रेस ने ज्यादातर जगहों पर रात को प्रोटेस्ट किया, कैंडल मार्च वगैरह कर दिए। सुबह सुबह बयान ये आना शुरू हो गया कि सुबह सुबह, मतलब बीते दिन जो आरोप लगाए थे उसकी प्रतिक्रिया सुबह तक आ जाएगी, वीडियो आ जाएंगे, लोग सामने आ जाएंगे। इसके डर से कांग्रेस ने रात को ही जल्दबाजी में कैंडल मार्च कर दी ताकि हम भी मीडिया में आ जाए। नहीं, देखिए, ये तो बेकार की बात है। कांग्रेस पार्टी को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी वोट चोरी कैंपेन को पिछले 4 महीने से चला रही है। पिछले 4 महीने से हस्ताक्षर अभियान हमारा चल रहा है, हमारे धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, लगातार हमारे द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर्स को या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स को चिट्ठियां लिखी जा रही हैं,
हमारे खिलाफ जो सरकार ने दुरुपयोग करके मशीनरी का जो चुनाव में रिजल्ट गलत लाया है, उसके ऊपर हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं। हम लोग हर तरीके से प्रदर्शन ऑलरेडी कर रहे हैं। बात रही कल के प्रदर्शन की, निश्चित रूप से वो कांग्रेस पार्टी का संदेश नहीं था। निश्चित रूप से देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में रोष आया। कल उनको ये महसूस हुआ कि किस तरीके से हरियाणा की जनता को ठगने के ऊपर, जो अब तक सिर्फ हम लोग सिर्फ आइडिया लगाते थे या सोचते थे कि ऐसा हमारे साथ हुआ है, उसके ऊपर मोहर लगाने का काम कल राहुल जी ने करा। तो वो एक रोष प्रदर्शन था, और वो भी सांकेतिक रूप से सिर्फ कैंडल मार्च निकाल के था। ये जैनजी नेपाल की तरह नहीं था कि किसी को कोई दुरुपयोग कर दिया या सरकारी संपत्ति को, सिर्फ एक कैंडल मार्च था। और वो कार्यकर्ताओं का रोष था, और वो कल भी है और आज भी बरकरार रहेगा। आप बताइए किसका कौन सा ऐसा वीडियो आ गया जो इस राहुल गांधी जी की करी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस को गलत साबित कर दे? बताइए आप मुझे। बिल्कुल, इसमें मैं आपको 2-3 चीजें दिखाता हूँ। जैसे एक पहले मेरा सवाल एक और दूसरा था, लेकिन आपने जो सवाल किया उस पर मैं कह देता हूँ। पलवल के नगर परिषद में एक है, वो शायद वहाँ पे सदस्य हैं या उपाध्यक्ष हैं, उनका नाम लेकर के, उनके घर की तस्वीर लगा करके, जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, राहुल गांधी जी ने किया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया पे आके वीडियो पे उन्होंने बात अपनी जारी की, और उन्होंने कहा कि जिस मेरे घर की बात उन्होंने कही राहुल गांधी ने कि 60 के आसपास शायद बोला या 80 बोला, 60 के आसपास मेरे घर में वोट है। तो राहुल गांधी जी के पास जानकारी अधूरी है। मेरे घर में 170 से ज्यादा वोट है, मेरे घर में आधी जानकारी मिली है, उन्होंने ऐसा कहा। मैं जवाब देता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी को, जनता को कैसे गुमराह करना है वो बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। वो खुद ही गलत बोल रहे हैं। उनके घर में जितना वोट बना हुआ है उसकी पूरी लिस्ट हमारे पास है। कौन सी जाति से आते हैं वो उपाध्यक्ष, ठीक है। उनकी जाति से अलग हटके सपेरे, उनकी जाति से अलग हटके जाटव, उनकी जाति से अलग हटके अन्य जाति के लोगों का वोट उनके घर में बना हुआ है। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि 170 लोग जो उनके घर के अंदर रहते हैं वो 36 बिरादरी के लोग उनके घर के अंदर रह रहे हैं? ये सब झूठी बात है। ये ऑन डेटा, ऑन विद प्रूफ बात है। राहुल गांधी जी ने जो तथ्य सामने रखे हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, और उसके खिलाफ आज हमारे जो प्रदेश के पूर्व के अध्यक्ष हैं चौधरी उदयभान जी, वो होटल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और कल वो जो है कि कैंप ऑफिस पे भी पीसीसी करेंगे, और वो इसके ऊपर साबित कर देंगे कि किस तरीके से जो उपाध्यक्ष हैं वहाँ के जिला परिषद के, वो गलत बोल रहे हैं। मैं उनका नाम ढूंढ रहा था, उपाध्यक्ष का आप बोल रहे थे तो, लेकिन उन्होंने इस बात को रिटर्न में और वैसा करके बताया कि मेरे दादा 4 भाई थे, मेरे पापा 9 भाई है, हम सब भाई बहन मिला के पूरे खानदान में, इधर की मतलब ससुराल पक्ष ये सब, जो पत्नी अब आ गई उनका वोटर लिस्ट में नाम, बच्चे उच्चे सब मिला करके 150 से ज्यादा है। बात ये नहीं है कि उनके घर में वोट कितने लोगों का है, ये नहीं है। बात यह है कि जिस घर में वोट बना हुआ है वो आपका अपना रिश्तेदार, आपका परिवार, आपका ब्लड रिलेशन ही तो हो सकता है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप राजपूत हैं, आपके घर के अंदर सपेरों का भी वोट है, आपके घर में मनिहार का भी वोट है, आपके घर में जाटव का भी वोट है? आप कहना क्या चाह रहे हैं? इसीलिए वो तथ्य के साथ नहीं बात कर रहे हैं। उनको तथ्य पहले चेक करने चाहिए कि राहुल जी ने क्या रखा है। निश्चित रूप से एक चीज और आई, एक महिला है, उनका नाम पिंकी है। उन्होंने यहीं पर था, हाँ, इनका नाम पिंकी है। इन्होंने वीडियो बनाया और इन्होंने कहा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने ब्राजील के मॉडल के नाम पर 22 वोटर कार्ड दिखाए। उन 22 वोटर कार्ड में से एक नाम मेरा है और मैंने मतदान भी किया है। और जब मतदान करने गई थी उस दौरान मेरी तस्वीर को लेकर के बातचीत हुई थी, लेकिन और जो दस्तावेज मैंने दिखाए, तस्वीर गलत लगी थी उस पे, लेकिन फिर मैंने मतदान भी किया उस पर। देखिए, अब यही बात तो साबित करनी है कि ब्राजील के अंदर जो महिला रह रही है उसके नाम से 22 वोट बने हुए हैं। ना ब्राजील की महिला का खुद बयान आ गया कि मैं इंडिया कभी आई नहीं हूं। जो महिला इंडिया नहीं आई उसके नाम से 22 वोट बना कैसे? ठीक है, वो भी अलग अलग 10 बूथों पे राय विधानसभा में, ठीक। और ये 22 वोट निश्चित रूप से पोल भी हुई होंगी। क्या इलेक्शन कमीशन के पास में अधिकार है ऐसे लोगों का वोट पड़वाना जिसका फोटो गलत है? फोटो आप मेरा लगा रहे हैं, वोट आपका डालना है, तो ये बोगस वोट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, लेकिन ऐसा कई बार होता है।
ऐसा कई बार होता है कि तस्वीर, जैसे ये महिला ने बोला, और इसके अलावा हमने जब चुनाव कवरेज के दौरान कई ऐसी घटनाएं देखी हैं कि फोटो पुरानी रह गई, कहीं में फोटो नहीं रही, कहीं में फोटो दूसरे की लगी रही, तो नहीं, तो उसमें जैसे कांग्रेस है, भाजपा है, और भी जो दल है उनके जो बूथ के अंदर जो कार्यकर्ता बैठे रहते हैं उनके सामने वेरीफाइड किया जाता है अन्य दस्तावेज के साथ, चाहे आधार कार्ड हो फिर और कोई दूसरी चीजें, और फिर अनुमति दी जाती है। ऐसा मैंने स्वयं देखा है कि ऐसा होता है कई बार मतदान केंद्रों में। नहीं नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, इसकी प्रक्रिया इस तरीके से नहीं है। ऐसा होता है कि जब अगर वोटर कार्ड पे आपके पास फोटो वैलिड नहीं है तो वो फोटो ब्लैंक हो जाता है। जब ब्लैंक फोटो होता है तो वो नाम नितिन कुमार सिंगला पुत्र श्री लखन कुमार सिंगला, निवासी मकान नंबर, एक वैलिड वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड के साथ जब मतदान केंद्र पे पहुंचता है तो वहां पर जाके जो बैठे हुए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो उसको वेरीफाई करते हैं कि ठीक है, हमारे वोटर लिस्ट के अंदर फोटो अलग है लेकिन इनके पास कार्ड सारे सही हैं, तो उसको वेरीफाई करके उसको वोट को डलवा दिया जाता है। परंतु यहाँ फोटो गलत होने का ऑलरेडी प्रिंटेड फोटो है किसी का जिसका एक भी वोट नहीं है, समझिए आप, है भी नहीं, वो इस देश की नागरिक ही नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जिन लोगों का वोट पड़ा है उस महिला का फोटो लगा के ब्राजीलियन वोटों का, उसको वोट को कौन वेरीफाई करेगा? ये जो बीएलओस की ड्यूटी लगाई जाती है चुनाव से पहले, उनको घर घर सर्वे के लिए भेजा जाता है। जो लोग जिए हैं उनका वोट चेक होता है, जो मरे हैं उनका वोट रिजेक्ट होता है, जो शादी करके चली गई महिला है उनका वोट कटता है, जो बच्चा घर में बड़ा 18 साल का होता है उसका नया वोट जुड़ता है, जिसका फोटो नहीं होता उसका नया फोटो खिंचता है। तो ये बीएलओस ने क्या सर्वे किया? असली तो इनकी मशीनरी के अंदर ही डिफॉल्ट है। और ये नरेंद्र मोदी जी की डिपार्टमेंट है। ये भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ये ठग बंधन जो इनका आपस में बना हुआ है ना, ये अभी ब्राजील, अभी आप देखिएगा ये तो शुरुआत है। अभी तो एक राय विधानसभा निकली है, एक होडल निकली है, एक बादशाहपुर निकली है, अभी 87 विधानसभाएं बाकी हैं। इसमें यह तय नहीं है कौन जीता कौन हारा। जहां कांग्रेस का जीता होगा वहां भी सर्वे होएगा। और ये आने वाले समय में आपको अभी ब्राजील, अमेरिका, लंदन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया के कई मॉडल आदमी, पुरुष, महिलाएं सब मिलेंगी इन वोटर लिस्टों में, क्योंकि फर्जी वोट तो डालना है ना, तो फर्जी वोट डालने के लिए फर्जी फोटो भी चाहिए। लेकिन इतना दूर पहुंच जाएंगे वोट डालते डालते कि ज्ञानेश्वर जी जाके ब्राजील के मॉडल का फोटो ले आए यहाँ लगाने के लिए। ब्राजील के नाम आप बार बार ले रहे हैं। ब्राजील की जो मॉडल है उसका नाम है लालिसा, और वो पुरानी पहले मॉडलिंग करती थी, अब जो है इन्फ्लुएंसर है वो। और उसने अपना एक वीडियो जारी किया सुबह सुबह, और उसने कहा कि मेरी पुरानी तस्वीर भारत में वोटिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही है, यह बहुत ही अजीब और मजेदार है। और उसमें देखते देखते कमेंट की बरसात हो गई ना। तो यही बात हम कह रहे हैं कि अगर वो महिला का फोटो आया कहां से, और एक छोड़िए, एक आध जगह क्लरिकल मिस्टेक समझ में आता है। आप 10 बूथों पे, क्या आपको ये सस्पिशियस नहीं लगता है कि एक ही विधानसभा के अंदर जहां 200 बूथ हैं उसके 10 बूथ में 5% बूथों में एक ही महिला का फोटो लगा के 22 वोट बना दिया, 22 अलग अलग जगहों पे वोट बना दिया। वो भी इसलिए बना दिया कि अगर एक बूथ में उसका रिपीटेड वोट होता तो वो पकड़ा जाता। एक ही पेज पे 22 जगह छाप देते, तो अलग अलग बूथ में डाल दिया, 22 महिलाओं ने जाके वोट कर दिया होगा, लगा दी होगी ड्यूटी अपने सुबह सुबह निकरधारियों की, और जाके वोट पड़ गया होगा। निकरधारी कौन? मतलब वहां पे होते हैं, इनकी एक फौज है इनकी। अच्छा। हाँ, एक फौज है। अच्छा, अंडर द टेबल फौज है इनकी। अच्छा, इस पर एक और आरोप जो सबसे ज्यादा बार ट्रेंडिंग पर है ये, और ये है कि राहुल गांधी जी जिस समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए गए थे, उस समय पर जो उनके हाथ में वोटर लिस्ट थी, वो वोटर लिस्ट मतदान जब हुआ है, जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी उसके पहले की है। पुरानी वोटर आईडी लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस चले गए, और उसके बाद उसका निरीक्षण वगैरह हुआ, उसमें से बहुत सारी चीजें बदली भी गई। जो नई मतदाता सूची आई वोट करने के समय पर, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतदाता सूची लेकर दिखा रहे थे, ये बहुत पुरानी है, और पुरानी मतदाता सूची लेकर जाकर के देश को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। पहली बात तो ये किसने बोला है? इस बात पर भाजपा के कई सारे नेता लगातार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, और सोशल मीडिया में तो वीडियो की बाढ़ आई हुई है। देखिए, मेरी बात समझिए। पहली बात तो जिन्होंने बोला वो या तो अनपढ़ लोग हैं, या उनको कानूनी प्रक्रिया पता नहीं है कि इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है। भैया, जिस दिन वोट पड़ता है ना, उसके 11 दिन पहले फाइनल पब्लिकेशन कॉपी निकलती है जो कैंडिडेट को मिलती है। फाइनल पब्लिकेशन कॉपी
यहाँ तक कि टिकट अनाउंस होने के बाद तक भी ये वोट को करेक्ट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं। राहुल जी ने जो डेटा लिया है वो डेटा है जिस डेटा के ऊपर हरियाणा में वोट हुआ है। और डेटा की तो लड़ाई है। पहले दिन से राहुल जी बोल रहे हैं कि हमें आप सॉफ्ट डेटा दीजिए, आप इसको डेटा को अपलोड कीजिए विद फोटो आईडी, क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं? अब ये छोड़िए कि डेटा मिल कहां से गया, आप बताइए आप क्यों नहीं डेटा देते हैं इलेक्शन कमीशन? लेकिन अभी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने डेटा अपलोड भी कर दिया था, बोला था कि भैया एक ड्यूरेशन दिया गया था, समय सीमा कितने दिन के भीतर हो ही जाना चाहिए। फिर इलेक्शन कमीशन ने किया भी था, वो कहाँ का डाटा था? देखिए ना, बड़ी शैतानी की बात है। जिस राज्य के, जिस विधानसभा के, जिस बूथ की बात कोर्ट में की गई, खाली वहीं का डाटा अपलोड कर दिया गया। अच्छा, बात तो पूरे देश की चल रही है। हाँ। आप एसआईआर कर रहे हैं तो डाटा नहीं दोगे क्या जनता को? ये लोकतंत्र है या फिर आप वहां पहुंच गए हैं नॉर्थ कोरिया? आप बात समझिए ना, कि यहाँ जिंगकोंग थोड़ी ना बैठे हैं। आपको डाटा तो देना पड़ेगा ना, डाटा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी। जो वोटर लिस्ट कल राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, कल शाम को ही स्टेट इलेक्शन कमीशन ने वो डेटा वेबसाइट से डिलीट कर दिया। राय विधानसभा का ये जो आपकी ब्राजीलियन मॉडल है, इसका फोटो, इसका डाटा डिलीट कर दिया कल रात को। डिलीट हो गया ऑनलाइन। क्यों कर दिया डिलीट? किस लिए डिलीट कर दिया? सोकर जाग रहे हो? ये वोट पोल भी हो चुकी हैं। अब तो चुनाव हरियाणा में 4 साल बाद होना है। मुद्दा इस बात का है कि पढ़े लिखे आदमी को, हर आदमी को ये बात समझ में आ चुकी है कि जो गरीब व्यक्ति है, मजदूर व्यक्ति है, जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, दलित समाज का व्यक्ति है, जो आज शोषित वर्ग है इस सरकार के अंदर, उस हर वर्ग का वोट जो है ये लोग गलत तरीके से टालवा रहे हैं, किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, वोट के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। डेटा राहुल जी जो लेके बैठे हैं वो वेरीफाइड डेटा है। अगर राहुल जी के डेटा में कोई कमी है, कुछ है, तो सरकार उसके ऊपर जाके अपना वो करे, अपना कार्रवाई करे, और देखते हैं दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभी इलेक्शन कमीशन ने भी अभी ठीक कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खंडन किया है कि ये सारे आरोप निराधार हैं। हम इसका, राहुल गांधी जी की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बात की गई वो सारी की सारी सिर्फ सोशल मीडिया में पब्लिसिटी पाने के लिए। हाँ, तो ये ब्राजीलियन मॉडल का जो फोटो लगाया है, 22 वोट बनाया है, ये भी निराधार है। ये जो एक ही लड़की के नाम से वोट, एक ही फोटो लगा के 22 वोट बनाए, वो भी निराधार है। एक ही लक्ष्मी नारायण मंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनके बेटे का और उनका वोट जो है होडल विधानसभा में बना हुआ है, वो भी निराधार है। वो रहते मथुरा में है, राजनीति मथुरा से करते हैं, मंत्री मथुरा से है, वोट होडल विधानसभा हरियाणा के अंदर है, वो भी निराधार है। जो सरपंच है वहां का, जिसके घर में 60 वोट बनी हुई है, वो भी निराधार है। हो सकता है कभी आए रहे हो घूमने। हाँ, घूमने आते हैं लोग। ब्राजील की मॉडल आई थी घूमने राई में, सोनीपत में, उसका वोट बना दिए ये लोग। एयरपोर्ट उतरते ही हरियाणा में, मध्य प्रदेश में वोट बन जाता है, महाराष्ट्र में। आप एयरपोर्ट उतरिए, आपका बस वो पासपोर्ट स्कैन करते हैं, उसका फोटो निकाल लेते हैं, इलेक्शन कमीशन को डेटा दे देते हैं बीजेपी वाले, ये वोटो छाप देते हैं। वो रूबीना हो, सेलिना हो, फेलिना हो, सबका वोट तैयार और वोट पोल हो जाता है। 1100-1200 वोट रहता है एक बूथ के अंदर। 100 वोट पोल नकली अगर एक बूथ पे करेंगे तो एक विधानसभा में 25,000 वोट पोल हो गया नकली, हार गया चुनाव कैंडिडेट। 25 लाख वोटों की बात राहुल जी कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। हम 22,000 वोट से चुनाव आ रहे हैं। 8 विधानसभा में 22,944 वोट के मार्जिन से हम आ रहे हैं। 37 विधायक हमारे जीते हैं, 8 जीत जाते तो 45 सीट आ जाती। हरियाणा में सरकार बनी पड़ी थी, रोका किसने है? रोका इन लोगों ने है। यहाँ बेईमानी 25,000 की है, 25,000 ही दे देते वापसी। जो बेईमानी करी है तो सरकार नहीं रुकती इन पे। तो 25 लाख वोट है, तो सोच के देखिए कितने कैंडिडेट चुनाव जीते होंगे जिनको बेईमानी से हरा दिया गया। बात ये है सिर्फ। अच्छा, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आज जो माहौल बना हुआ है बिहार में, आज जो मतदान हो रहा है उसमें कितना असर होगा, क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, बिहार में निश्चित रूप से कल राहुल जी ने एक बात दिखाई थी सबसे पहले स्क्रीन पे। हरियाणा में 90 विधानसभाओं में से 73 विधानसभाओं में हम बैलेट वोट पे जीते हैं, 17 में बीजेपी जीती है। मतलब हमारा पेपर पे वोट तो जनता का कुछ और आ रहा है और मशीन पे जब वोट कुछ और आ रहा है। यही है ना फर्क। इसी तरीके से हरियाणा की जनता ने कल जो रोष प्रदर्शन करा है उससे पूरे देश में एक मैसेज दिया है। बिहार के लोगों को राहुल जी ने वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से जो मैसेज दिया था, और जो आज मैसेज लोगों के बीच में है, वो यही है कि अपना वोट सकारात्मक तरीके से जाके सही तरीके से पोल कीजिएगा
और उस कमरे में बैठे प्रिजाइडिंग ऑफिसर पे नजर रखिएगा कि वहां पे क्या बेईमानी, क्या चीटिंग हो रही है। आप सचेत रहिएगा अपनी वोट को लेकर। आप देखिएगा आज शाम को जब वोट पोल पूरा हो जाएगा तो इतिहास में सबसे ज्यादा वोट पोल बिहार में हुआ होगा। इस बार बिहार का एक एक मतदाता सड़कों पे होगा, क्योंकि लोगों के मन में ये बात पहुंच चुकी है कि ये आटे में नमक बराबर बेईमानी करने का कोशिश करेंगे और हम वो होने नहीं देंगे। जितना ज्यादा वोट पोल होगी इनके विरोध में, उतने ज्यादा सरकार की बेईमानी पीछे जाएगी। तो बिहार पे इम्पैक्ट पड़ेगा। वहां का युवा भी जाग चुका है, किसान, मजदूर, जो बीसी, वहां पर जो बैकवर्ड कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है, अदर बैकवर्ड कास्ट है, वो सब लोग इनसे बहुत परेशान है, नीतीश कुमार जी की सरकार से, बीजेपी से। तो निश्चित रूप में आप चुनाव का रिजल्ट देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल। आपने एक आंकड़ा बताया कि राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू की तो वहां पर एक डाटा दिया, 90 विधानसभा में 17 सीट, क्या था 90 विधानसभा में से 73 विधानसभा में बैलेट वोट में, पेपर बैलेट वोट में कांग्रेस जीती है और 17 में कुल बीजेपी जीती है। और जब मशीनरी का, ईवीएम का काउंटिंग होता है तो हम 37 पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम डाटा छत्तीसगढ़ 2017 विधानसभा चुनाव का रहा है। विधानसभा चुनाव 2017 में हुआ, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनते हैं वहां पे। उसके पहले 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार रहती है। मतदान के पहले पूरा माहौल बना हुआ था, लेकिन जब मतदान का जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के दौरान भारतीय जनता पार्टी 15 सीट पर आ गई और बाकी जो है तो कांग्रेस को मिले। 1-2 सीट, कुछ सीटें बसपा को और जोगी पार्टी को भी गई थी। यही रेशियो था। आपने 17 कहा, वहां पे 15 सीट भाजपा की आई। नहीं, एक्चुअल रिजल्ट जिसके बाद भी कांग्रेस की सरकार बनी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, तो एक्चुअल रिजल्ट वो आया था। मुझे ध्यान आ गया, आप बोल रहे थे तो मुझे 17-15 के ध्यान आ गया। आप समझे नहीं मेरी बात को। यहाँ पे मैं समझ गया आपने जो बोला। बैलेट पेपर पे जो वोटों का गिनती सबसे पहले जब काउंटिंग शुरू होती है ना, तो उसमें सबसे पहले बैलेट पेपर गिनती करे जाते हैं। सुबह पहले बैलेट की गिनती होती है, उसकी खत्म होती है, फिर ईवीएम खुलती है। बैलेट की गिनती में 73 सीटों पे सुबह कांग्रेस जीतती है और जब मशीनरी खुलती है तो 73 से 37 पे आ जाती है। यही बात मैं भी बोल रहा हूं। मैं समझ गया आप जो बोले। मुझे आपने कहा तो मुझे वो आंकड़ा याद है, क्योंकि मैं वहां पर उस वक्त इलेक्शन ड्यूटी पर था। मैं कवरेज कर रहा था। तो उसके पहले का जो माहौल था, उसके बाद जब रिजल्ट आया तो बिल्कुल बदल गया। आपने 17 कहा और इधर 90 सीट पे बोला, तो मुझे ध्यान आया कि वहां पे डायरेक्ट जो सरकार सत्ता में थी वो 15 में आ गई और जो पार्टी 3 पंचवर्षीय से बाहर थी वो सत्ता में आई थी। सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है, आप देखिए 2014 में बीजेपी की सरकार आई, 2019 में आई, 2024 में आई। 2014 में जितनी सीट ली उससे घट के 2019 में कम हुई। 2019 से अब कम होने का जो ग्राफ था, लोकसभा में जब नरेंद्र मोदी के सामने हम चुनाव लड़ रहे थे तो हमारा वोट रेशियो ज्यादा था। जब विधानसभा में लोग ये बोल रहे थे कि प्रदेश में तो कांग्रेस आएगी ही आएगी, सारे सर्वे बोल रहे थे, खुद इनकी सर्वे एजेंसी बोल रही थी कि कांग्रेस की सरकार बन रही है प्रदेश में। ऐसे में लोकसभा का 4 महीने पहले जो होता है इलेक्शन, उसके कंपैरेटिवली विधानसभा में भी हमारा वोट शेयर घटा दिया इन्होंने। तो ये सारी की सारी मैनिपुलेशंस हैं और निश्चित रूप से जब कोर्ट का दरवाजा खटेगा, हमें कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है। कोर्ट में हम लोग मूव कर रहे हैं सभी लोग। जब कोर्ट से फैसला आएगा तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो जो अब राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारी चीज जो है अभी वर्तमान में माहौल में, इसके लिए हरियाणा में आप लोग सड़क पर उतर के प्रदर्शन वगैरह या फिर विरोध करेंगे कि ये सीधा कोर्ट पे ही लड़ाई लड़ने? नहीं, देखिए निश्चित रूप से कल इतने बड़े बड़े प्रदर्शन हमारे यहाँ हुए हैं, हमारे फरीदाबाद में भी, पलवल में भी, सब जगह हुए हैं, पूरे प्रदेश में हुए। अलग अलग ड्यूटियां बांटी हुई हैं पार्टी द्वारा। जो लोग कल प्रदर्शन में थे, कुछ लोग कोर्ट केसेस देख रहे हैं, कुछ लोग इसका डेटा ऑन फील्ड रेडी हो रहा है, हर घर का फोटो वीडियो बन रहा है, जहां पर 100 वोट 80 वोट एक एक घर में दिखा रखी हैं। घर में जाके माइक लगा के पूछ रहे हैं आप कितने लोग रहते हैं, वो कहते हैं 4। उसी घर में 60 वोट बनी हुई हैं, बाकी के 56 लोगों का पता ही नहीं है वो कहाँ के हैं। तो इस तरीके से पार्टी का ग्राउंड में बहुत हैवी सर्वे चल रहा है। अगले 3-4 महीने में पूरा सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखना कितनी ब्राजीलियन मॉडल निकलेंगी इन लिस्टों के अंदर। तो ये सिर्फ हरियाणा भर में है कि पूरे देश भर में होना है? पूरे देश भर के अंदर चल रहा है, पूरे देश में हर राज्य में ये चल चुका है। जहां चुनाव हो चुके हैं पहली प्रायोरिटी वहां की रखी गई है, क्योंकि वहां इन्होंने बेईमानी अभी लेटेस्ट करी है हाल फिलहाल में। हमें खुद को नहीं पता था कि इस तरीके से भी ये लोग बेईमानी कर सकते हैं।
चलो 10-5 वोट ये बोकस पोल करवा दिए इलेक्शन वाले दिन, वो तो समझ में आता है, राम का वोट शाम गिराया, शाम का वोट राम गिराया। लेकिन यहाँ तो महिला का वोट पुरुष, पुरुष का महिला, जो मर गया उसका वोट गिर रहा है, जो ससुराल यहाँ से यूपी चली गई उसका गिर रहा है, यूपी का मंत्री का हरियाणा में गिर रहा है, हरियाणा के वोटर का वोट महाराष्ट्र में गिर रहा है। बहुत कुछ आपस में है। मतलब हरियाणा के बाद महाराष्ट्र की बारी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, एक तरफ इलेक्शन कमीशन पूरे देश भर में SIR करवाने की बात करता है, जहां पर जिसमें से काउंट भी हुई कि अभी जो इसी साल के अंत तक या 2026 की स्टार्टिंग में जो 5 राज्यों को होना है, जिसमें से असम भी है और बाकी के जो 4 राज्य हैं उनका SIR होना है। हालांकि असम में नहीं होगा, अभी उसकी समय सीमा बढ़ाई के बाद में होगा। शुरुआत में 4 राज्यों का SIR पहले होगा और इसके अलावा 12 राज्य ऐसे जहां पर सबसे पहले चरण में बिहार के बाद के जो दूसरा चरण है इसमें होने हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी देश भर के सभी राज्यों में अपनी तरह का SIR करवा रहे हैं, अपनी तरह की इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो वोटर लिस्ट, मतदाता सूची दिखाई और जितने भी आरोप लगाए, उसके बाद हरियाणा में अभी एक जिले की बात थी, अब सभी जिलों में सभी विधानसभा सीटों पर यह जाएगा। अब इसके बाद पूरे देश भर में अभी हाल ही में जिन कुछ महीने पहले या साल भर पहले, 1.5 साल पहले जहां चुनाव हुए वहां, और उसके बाद पूरे देश भर में, तो एक पैरेलल चीजें चल रही है। ये एक नए युग की तरह देखा जा सकता है कि भैया बदलाव, एक तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बिल्कुल बदलाव चल रहा है, और जो विपक्ष में पार्टी है, जो प्रमुख पार्टी विपक्ष में है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो भी पूरी तरह से एक रिफॉर्म की तरफ बढ़ रही है। और जो वर्तमान में स्थिति है उसमें कहां गड़बड़ियां हुई, इसके पीछे काम कर रही है। कैमरे पर मेरे साथ फिलहाल तनीश है और मेरे साथ अभी नितिन सिंगला जी थे, जो कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेश के प्रवक्ता हैं, पूर्व युवा जिला अध्यक्ष रहे हैं फरीदाबाद से। और इस तरह के जितने भी मुद्दे हैं, खासतौर पर राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के जो मुद्दा इस समय पर सबसे ज्यादा हाइप में है, इसको लेकर के हम अलग अलग लोगों से लगातार बात करते रहेंगे और आपके सामने तथ्य लेकर के आते रहेंगे। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। इस पूरे इंटरव्यू में जो भी बातचीत हुई इसको लेकर के जरूर कमेंट करें।